Good morning, all of you. Today we are going to hear study class notes 9, chapter number 3, source of finance for joint stock company. In this, our topic will be sweat equity shares. What is the meaning of sweat equity shares? Here written, share issued by a company to employee or director at a discount or for consideration other than cash or for providing know-how or making available intellectual properties. Okay, this is being called sweat equity shares. Our first point is share issued by the company to employee or director. First point is to employee or director. Okay. Now second point is at a discount price. Discount price means below than market price. Below market price. Okay. Discount means below market price. This is our second point. स्वेट इक्विटी शेयर किसको देते हैं? टू द कंपनी और डायरेक्टर. ओके, sorry, स्वेट कंपनी शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू देयर डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय. ओके, कैसे देते हैं? एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. हियर रिटन थर्ड पॉइंट इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मीनिंग इज दिस, हम कैश के फॉर्म में ना देके किसी और तरीके से उनको देते हैं, या तो शेयर देंगे या तो कोई और मॉनेटरी रिवार्ड देंगे. ठीक है ना, बट देट शुड नॉट बी इन कैश. नाउ फोर्थ पॉइंट सेइंग फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ. नो हाउ मींस एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज. नो हाउ मींस एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और मेकिंग अवेलेबल या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाने के लिए कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करती है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, etc is being called intellectual property. Okay, now our definition is what is sweat equity share. स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी और एम्प्लॉय को दिया जाता है. ओके, बिलो द मार्केट प्राइस मीन डिस्काउंट प्राइस पे दिया जाता है. ओके, कंसीडरेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज कंसीडरेशन अदर देन कैश. कैश फॉर्म में ना देके अलग तरीके से दिया जाता है. ठीक है, अलग तरीके इन द सेंस शेयर दे दिया किसी को मॉनेटरी रिवार्ड दिया या किसी को प्रमोट कर दिया. क्लियर है. देन फोर्थ पॉइंट प्रोवाइडिंग नो हाउ. ठीक है, या कोई एम्प्लॉय कोई अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज दे रहा है. टेक्निकल एक्सपर्टीज मींस सपोज करो इन प्रोडक्शन, इन ऑटोमोबाइल. ठीक है ना, एनी टाइप ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज. ठीक. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को परचेज करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर हम क्या करते हैं? इश्यू करते हैं. स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी इश्यू करती है. ठीक है. Now here is the condition to issue. What are the condition to issue a sweat equity share? Here first point is saying authorized resolution which is passed in general meeting. Authorized होना चाहिए. ठीक है ना, वो एक रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होता है which is authorized by the board. रेजोल्यूशन पास करते हैं किस चीज के लिए? स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू के लिए. थर्ड पॉइंट इज सेइंग second point is saying resolution specified number of shares, the value and class of employee or director. Here is saying class of employee. Class means it may be possible there will be a class, B class or C class employee or director. Here is saying specified number देते हैं, specified number of shares देते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी जो जितना हम शेयर देना चाहते हैं किसी को उसकी वैल्यू के बराबर एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को हम क्या करते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं. थर्ड पॉइंट इज सेइंग नॉट लेस देन 1 ईयर. मींस कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, क्लियर है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर हमें स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करना है. मैंने स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी को इश्यू नहीं करना. दिस इज वन इज थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज these must a class of shares already issued by a company. Here is meaning is class of share means class A and class B. शेयर के भी क्लास होते हैं. क्लास ए टाइप का शेयर होता है और क्लास बी टाइप का शेयर होता है. क्लियर है. दिस पॉइंट इज सेइंग
दीज मस्ट क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी, मतलब जो कंपनी पहले इश्यू कर चुकी है, ठीक है ना। स्ट्रेट इक्विटी शेयर कौन सी कंपनी इशू करती है? जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में हो, ठीक है ना, ऑलरेडी लिस्टेड हो, ऑलरेडी मार्केट में हो, वो कंपनी ऑलरेडी वो शेयर इशू कर चुकी है, उसी टाइप के शेयर हम स्ट्रेट इक्विटी शेयर के केस में भी इशू करते हैं। दिस इज द फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन इज एज पर गाइडलाइन ड्राफ्टेड बाय सेबी। क्लियर है? शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो गाइडलाइन सेबी ड्राफ्ट करती है, बनाती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू इशू आवर स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट we will study retained earning. Now this topic is retained earning. Okay, what is the meaning of retained earning? I think all of you has been studied many times in chapter number 2. What is the meaning of retained earning? Okay, here is saying a part of profit, net profit, year after year. ठीक है, the process of net profit retaining year after year is being called retained earning. Retained means कंपनी अपने पास रखती है, किसी को देती नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इन सेइंग retained earning, the part of the profit, retaining the part of the profit year after year and reinvest in the same business. Reinvest, same amount को reinvest करेंगे उसी बिजनेस में। Clear? That is the concept, basically concept of retained earning. He is saying one more thing, kindly be noted. Retained earning also being called internal method of financing and secondly plowback of profit. Okay, and third point is self financing. रिटेन प्रॉफिट को और 3 नामों से जाना जाता है। अगर एग्जाम में आया तो डियर स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऑल ऑफ 3 नेम्स आल्सो बीइंग कॉल्ड रिटेन अर्निंग, इंटरनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, plowback of profit and self financing. Now here our next point is return earning depends on the several factors. What are the factors to decide retained earning? The amount of retained earning. What are the factors to decide the amount of retained earning? Okay, meaning is this retained earning को हम retained earning meaning is the retained earning कब कब कैसे कैसे करते हैं, इन किस केसेस में करते हैं। एक है ना डिविडेंड पॉलिसी विच इज डिसाइडेड बाय द कंपनी। पहले हम डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड कर लेंगे। इफ डिविडेंड पॉलिसी आर सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर, ठीक है, देन वी विल रिटेन आवर प्रॉफिट। ओके, शेयर होल्डर मीन्स कोई भी कंपनी होगी, उस कंपनी के शेयर किसके पास होंगे? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो पहले हम शेयर होल्डर के बारे में सोचेंगे। ओके, देन वी विल थिंक अबाउट रिटेनिंग आवर प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट सेइंग द एज ऑफ द कंपनी। कोई भी न्यू कंपनी होगी तो वो उसके पास प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, न्यू कंपनी जल्दी रिटेन अर्निंग नहीं करती है। और सेकेंड पॉइंट उसको शेयर होल्डर को भी सेटिस्फाई करना होता है, शेयर दैट शुड बी सेटिस्फाई टू देयर शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी नया कंपनी जल्दी रिटेन अर्निंग रिटेन नहीं करती है, ठीक है ना। ये सेइंग थर्ड पॉइंट फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स मींस मॉडर्नाइजेशन, बिजनेस का कोई भी मॉडर्नाइजेशन हो और एक्सपेंशन प्लान। मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान के केस में भी हम फ्यूचर रिटेन अर्निंग को रिटेन करते हैं, अपने पास बिजनेसमैन करता है। क्लियर है? मोर आर द नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट होगा तभी रिटेन अर्निंग करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। रिटेन अर्निंग करती है तो कंपनी की कैपेसिटी क्या होती है? एक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कंपनी के पास खुद के कैपिटल ज्यादा होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए वो रिटेन अर्निंग करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द रिटेन अर्निंग। फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग डिविडेंड पॉलिसी, सेकंड पॉइंट इज एज ऑफ द कंपनी, देन फ्यूचर प्लान, देन मोर आर द नेट प्रॉफिट। मींस कंपनी के पास जितना ही ग्रेटर कैपेसिटी में प्रॉफिट होगा, कंपनी उतनी ही ज्यादा अपनी प्रॉफिट को रिटेन कर सकती है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिटेन नहीं कर सकती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन अर्निंग। Now here we will study about what are the advantage of retained earning.
Here is the retained earning giving three types of advantage to the company, shareholder, and to the society. Retained earning are giving here three types of advantage to the company, shareholder, and society. First, we will study about the company. First one is saying it is convenient and economical. Definitely, no legal formalities, no legal formalities. इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल होता है। क्लियर है, बहुत इजी होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, किसी आउटसोर्सिंग नहीं करना है, किसी थर्ड पर्सन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। एज मैनेजमेंट थिंग्स, एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थिंग्स, दे विल रिटेन देयर नेट प्रॉफिट, देयर अर्निंग। ओके, सेकंड पास, नो चार्ज ऑन एसेट्स, नो चार्ज क्रिएटेड, मींस कोई भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है। जी, इसमें कोई भी एसेट्स को मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है। क्लियर है, इसलिए कहते हैं कि नो चार्ज ऑन क्रिएटेड, ठीक है, बाय द कंपनी, इसलिए कंपनी के लिए बेनिफिटेड होता है। क्लियर है, क्योंकि ये मॉर्गेज कुछ भी नहीं होता है। थर्ड बाय कंटीजेंसी एंड ट्रेड साइकिल, इफ यू हैविंग सफिशिएंट फंड, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड रहता है, क्लियर है, तो क्या होता है, किसी भी अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज, मींस फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ट्रेड साइकिल, बिजनेस अप एंड डाउन है, तो क्या कर सकते हैं, इजिली फेस कर सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन इज सेइंग रिडीम डेब्ट्स, मींस डेब्ट का पेमेंट कर सकते हैं। रिडीम मींस पेमेंट, डेब्ट का पेमेंट कर सकते हैं। रिप्लेस ऑब्सोलेट एसेट्स, मींस जो एसेट्स खराब हो चुके हैं, विच इज नॉट इन वर्किंग, उसको परचेज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अगर बिजनेस में कोई नया ऑर्डर आ गया, कोई इकोनॉमी पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है, कोई पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गया, ठीक है, तो उस बिजनेस को अगर कोई बेनिफिट होता है, कोई न्यू अवसर मिलता है, ठीक है ना, तो वो इजिली उसको टैकल कर सकती है इफ दे हैव अ सफिशिएंट फंड। ओके, नाउ सिक्स में स्टेबलाइज रेट ऑफ डिविडेंड, डेफिनेटली ये क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड दे सकते हैं इफ दे हैव अ सफिशिएंट, अगर ईयर बाय ईयर, ठीक है, आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर, अगर ये अपने रिटेन अर्निंग को, प्रॉफिट को रिटेन करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, तो इन फ्यूचर अगर किसी ईयर में कम प्रॉफिट भी होता है, तो अपने शेयर होल्डर के क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं। क्लियर है, मीनिंग इज दिस कि ये क्या करता है, ये इनका रेट स्टेबिलाइज करता है, मींस शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड मिलता रहता है। ओके, नाउ हियर इन केस ऑफ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ शेयर होल्डर टू द शेयर होल्डर, फर्स्ट वन इज सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैविंग सफिशिएंट फंड, शेयर होल्डर का क्या होगा, जो इनका इन्वेस्टमेंट फंड किए रहेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है, ठीक है, ड्यू टू हैविंग साउंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। सेकंड पॉइंट इज रेगुलर डिविडेंड, डेफिनेटली रेगुलर डिविडेंड उनको मिलता रहता है, शेयर होल्डर के लिए बेनिफिटेड है, ठीक है, क्यों रेगुलर डिविडेंड मिलता रहता है, अगर किसी ईयर में कंपनी को लॉस होती है तो अपने कैपिटल से एडजस्ट कर सकते हैं डिविडेंड पे करके। बेनिफिट इन द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बूम पे है, कंपनी अगर शेयर मार्केट की कंडीशन अच्छी है, तो शेयर होल्डर विल ऑटोमेटिकली विल बी बेनिफिटेड, अगर डाउन है तो बेनिफिटेड नहीं होंगे। यानी कंपनी अगर प्रॉस्पेरिटी में ईयर बाय ईयर, इफ कंपनी जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट, then definitely they will be benefited. Okay, this is the three advantage of shareholder. Now come here on society, what are the benefit, what are the advantages of retained earning to the society? clear है, ये अगर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मींस कंपनी में कैपिटल फॉर्मेशन होता रहता है, टाइम टाइम पे कैपिटल फॉर्मेशन होता रहता है, इसलिए सोसाइटी को इससे बेनिफिट होता है। ओके, सरप्लस मेक्स इकोनॉमी मोर स्टेबल, डेफिनेटली अगर इकोनॉमी स्टेबल होगी तो सबकी क्या कहते हैं, जॉब बची रहेगी, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, टाइम टाइम से गुड्स की सप्लाई भी होती रहेगी। ओके, दिस इज अ सरप्लस मेक्स इकोनॉमी, फर्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट इज सरप्लस मेक्स इकोनॉमी मोर स्टेबल, थर्ड पॉइंट है कॉर्पोरेट फेल्योर विल बी रिड्यूस, कॉर्पोरेट फेल्योर विल बी रिड्यूस, ये कैसे होता है, डेफिनेटली इफ वी हैव एडिक्वेट फंड, इफ वी आर रिटेनिंग आवर अर्निंग ईयर बाय ईयर, तो कॉर्पोरेट फेल्योर उससे नहीं होता, ठीक है ना, इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी इजिली मैनेज कर लेगी। क्लियर है, इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, ठीक, कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्टिविटी
और क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी को इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। अब फिर फ्रेंड्स बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, डेफिनेटली अगर बेटर क्वालिटी से गुड्स कंपनी प्रोवाइड करेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पब्लिक का क्या होगा, अच्छा होगा। क्लियर है। यहाँ हम एक चीज बता रहे, एक चीज समझ लो आप लोग, सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी होती है कि एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज में कौन होते हैं, आपके शेयर होल्डर हो गए, अ पर्सन, सोसाइटी में शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, प्रमोटर, डायरेक्टर, support staff, all of these constitute a organized community. Okay, so this is the all the benefit of the advantage of the retained earning to the point of view company, shareholder and society. Now here we will study about the what other disadvantage of the retained earning. Okay, here is saying manipulate share price. Definitely जो भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के जो शेयर लिस्टेड होते हैं उसे क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर इनसाइडर इंफॉर्मेशन से भी दे कैन इजिली मैनिपुलेट, मींस शेयर होल्डर को मिसगाइड कर सकते हैं, प्राइसेस अनड्यू अप एंड डाउन कर सकते हैं, मतलब बिना मतलब का, विच इज नॉट एक्चुअल, ठीक है, दैट विल बी नॉट एक्चुअल, मैनिपुलेट कर सकते हैं शेयर प्राइसेस को वाया स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सेकेंड पॉइंट थिंग, डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग शेयर होल्डर, अगर ये बार बार लो डिविडेंड मिलेगा इनको, अगर कंपनी के डायरेक्टर से एम्प्लॉय या प्रमोटर रिटेन अर्निंग को बार बार ईयर हमेशा हर साल रिटेन अर्निंग करते हैं, मींस प्रॉफिट को रिटेन करते हैं, तो शेयर होल्डर में डिससेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि उनको डिविडेंड कम मिलता है या कम मिल सकता है, इस वजह से भी दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द रिटेन अर्निंग। ये कह रहे हैं मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन, अगर रिटेन अर्निंग प्रॉपरली कैपिटलाइज नहीं हुआ, क्लियर है ना, तो क्या होता है कि शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उनका पावर किसी एक हैंड में चला जाता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन मींस अ कंपनी विल बी कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू हैंड, अगर प्रॉपरली, अगर रिटेन अर्निंग का प्रॉपर कैपिटलाइज यूज नहीं हुआ तो क्या करता, पावर क्या होता है, एक कुछ ही हैंड में रह जाता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन अर्निंग। फोर्थ वन सेइंग अनस्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेफिनेटली ये तो नहीं है कि कंपनी को बार बार प्रॉफिट हो, तो ये भी हो सकता है कंपनी किसी ईयर में लॉस होगा, तो ये क्या है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज, क्योंकि ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है फंड जनरेट करने का। फिफ्थ वन इज सेइंग लीड टू द अनबैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डेफिनेटली अगर कंपनी ने रिटेन अर्निंग कैपिटलाइज किया है किसी अदर ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो फंड कहीं और यूज हो रहा है, क्लियर, तो दिस इज आल्सो कहीं कहीं किसी और ऑब्जेक्ट के लिए लिया है लेकिन फंड कहीं और यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, मींस वो कंपनी या वो सेक्टर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगी। छोड़ो, टुडे क्लास नोट 9 we has been completed, tomorrow we will study class note 10।